Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, we are going to talk about the new chapter that is the coordination and control. Introductory lecture है, main topic है जी biological clocks का, बाकी सारी हल्की फुल्की introduction है, पर we should know what to do that, क्या नहीं? सबसे पहली बात है coordination और control. हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज दी कोऑर्डिनेशन. पहले मैं आपको एक बात बताऊं, याद रखें जिंदा चीज़ों की एक खसूसियात में से एक खसूसियत है, फर्स्ट ईयर पहला चैप्टर पहला ही पेज आपने पढ़ा था. जिंदा चीज़ें उनको कहते हैं जो खाते हैं, पीते हैं, जो सांस लेते हैं, मेटाबॉलिज्म रखते हैं और जो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं. तो टू रिस्पॉन्ड to environmental stimuli is the basic, हम कहेंगे one of the fundamental characteristic of the living organism. Either they are bacteria or unicellular eukaryotes or animals or even plants. Everyone respond to the external stimuli if they are the living thing. है किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ होता ही है, पहली बात. अब एक चीज़ होती है व्हाट इज़ दी हाउ दे रिस्पॉन्ड, ये तो हम बात करते हैं, पर कोऑर्डिनेशन की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ये आपको मतलब ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स या सेल के मुख्तलिफ पार्ट, डिपेंड करता है यूनिसेलुलर बॉडी है तो सेल के मुख्तलिफ पार्ट, और अगर मल्टी सेलुलर बॉडी है तो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट इन्वायरमेंट की स्टिमुलस के को रिस्पॉन्ड करते हैं एक ख़ास हम आहंगी से, एक टीम की तरह. The phenomena in which the different parts of the body respond to a particular stimulus in a very organized manner, जिसमें एक ओवरऑल रिस्पॉन्स बॉडी का आता है और उसकी बॉडी का हर सिस्टम या हर टिश्यू या हर ऑर्गेनल, मैंने बताया अगर सेलुलर यूनिसेलुलर है तो ऑर्गेनल, नहीं तो टिश्यूज, नहीं तो सेल सिस्टम, दे बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे और हर बंदा अपना अपना काम करता है और ओवरऑल काम जो है वो इन्वायरमेंट को बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. ये एक जनरल सी बात है. अब अगर देखें तो सर हमें ये पता होना चाहिए तीन चीज़ों में, अभी मैंने नाम लिया. एक है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है ये काम कि सर देखें जी, तो याद रखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में द कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय यूजुअली कैरिड आउट बाय द केमिकल्स. ठीक है, इट इज कैरिड आउट बाय केमिकल्स, क्लोरोसिस. ठीक है जी, यानी एक नॉट क्लोरोसिस, वी से दैट एक जो है सेल की साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स होती हैं कि सेल के सारे जो उनको क्या कहते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट, वो सारे के सारे एक तरफ को चले जाते हैं जिस तरफ से लाइट ज़्यादा आ रही होती है. दिस इज फोटोटैक्टिक टाइप ऑफ मूवमेंट. और ये बेसिकली क्या है, वो जो जिस तरफ लाइट आ रही होती है वहाँ से सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं और वो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स की वजह से उधर जाते हैं. And there are many other things. Unicellular organism में response is carried out and coordination is carried out mostly by the chemical type. Chemical coordination होती है आमतौर पे. समझ आ गई जी बात की. और इनके हर एक की जो शायद कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में आए भी कि फलां में कैसे होता है ये काम, फलां में कैसे होता है शायद. और दूसरे नंबर पे अगर हम गौर करें तो जो दूसरी कैटेगरी है, चूंकि उनको हमने पढ़ना बाद में है इस चैप्टर में, इसलिए मुझे प्लांट्स की जगह मिल जाएगी यहाँ पे. ठीक है, तो वो बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो दीज आर द एनिमल्स, द मोस्ट डाइवर्स एंड मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन इनमें होती है, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स, स्पेशलाइज ब्रेन एंड ऑर्गन्स फॉर, यानी रिसेप्शन के लिए. आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन के कितने स्टेप होते हैं, दी बेसिक उसके 3 हैं लेकिन 5 उसके बेसिक कंपोनेंट हैं. पहला स्टिमुलस, दूसरा रिसेप्टर जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, तीसरा कोऑर्डिनेटर जो उसको रिसेप्टर की बात सुन के उस पर एक्शन लेता है, और इफेक्टर जो एक्शन शो करता है, परफॉर्म करता है एक्शन को, और रिस्पॉन्स जो शो होता है, यानी जो रिस्पॉन्स दिया जाता है दैट इज कॉल्ड, यानी जो एक्शन इफेक्टर से लिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स. सही है ना. तो वो जो चीज है दैट इज वी से एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर ऑल दीज 3 थिंग्स. रिसेप्शन के लिए भी रिसेप्टर, आंख, कान है, नाक वगैरह,
तो ये सारा कुछ आज मैं पढ़ रहा था कि इंसान के जीनोम, टोटल जीनोम जो हमारे जो सेल का जितने जीन्स हैं उसका 3% सिर्फ नाक वाले जीन्स हैं जो सिर्फ स्मेल करते हैं। बताओ 3%, इट्स ह्यूज क्वांटिटी, इट्स थाउजेंड्स ऑफ जीन्स ओनली फॉर द ऑल्फैक्शन, नथिंग एल्स। ठीक है, तो उन्होंने स्पेशलाइज ऑर्गन डेवलप किए हैं अल्लाह ने उनके अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस के जरिए के, ठीक है ना जी। और रिसेप्शन के लिए भी कोऑर्डिनेशन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, फिर नर्वस सिस्टम, फिर उसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस, एंड फिर शो इफेक्ट ग्लैंड्स और मसल्स फॉर दी इफेक्टर जो वर्क है, एक्शन लेने के लिए भी ये वाले सारे ऑर्गन्स इंसानों ने और एनिमल्स ने डेवलप किए हैं। बस ये तो मतलब एक जनरल सी बात हो गई। इतना इंसानों की तमहीद एनिमल्स की काफ़ी है, फिर जब हम इनका नर्वस सिस्टम बढ़ेंगे और पूरे का पूरा, तो वो फिर सारा कार्य, इसलिए मैंने इनको पहले डिस्कस कर लिया। और आखिर में द मोस्ट जो हमारा आज का मतलब छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द प्लांट्स। तीसरी कैटेगरी के पौधे हैं, उधर लिखने की बजाय मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, याद रखें आमतौर पे लगता है ऐसा है कि प्लांट नहीं बिहेव करते होंगे, धूप में खड़े रहते हैं, कुछ कहते ही नहीं कि नहीं, और ना ही वो कोई मतलब कोई पास से गुजरे उनको मारे तो वो गालियां गुलियां भी नहीं देते कि नहीं। तो लाइक यानी दे आर डिफरेंट बट दे बिहेव, यस दे बिहेव। हाउ दे बिहेव सर? आमतौर पे प्लांट के पैटर्न दो हैं बिहेव करने के, याद रखिएगा। नंबर 1, या तो प्लांट, अच्छा वो जो पहला है उसको हम जनरल वे में कह देते हैं प्लांट मूवमेंट्स। अब वो क्या है? या तो प्लांट अपनी ग्रोथ की स्पीड को, ग्रोथ की डायरेक्शन को और इसको कम, तेज या ज्यादा या चेंज करेगा। ये पहला रिस्पॉन्स होता है प्लांट का। स्टिमुलस के अगेंस्ट प्लांट मूवमेंट में आपने पढ़ा था, इधर हाथ लगा दिया तो वो जिगजैग मूवमेंट होने शुरू हो जाती है, नहीं तो किसी चीज के टच में आए और उसे इधर अपने टेंड्रिल्स वाल देने होते हैं, समझ रही ना। तो प्लांट जो पहला बिहेव करते हैं दैट इज आइदर दे शो, अगले पेज पे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, जरा देखिएगा वो पॉइंट्स की शक्ल में। पहली है दे चेंज द स्पीड या डायरेक्शन ऑफ देयर ग्रोथ, सही है। अब इधर देखें, इधर देखें, अब ये जो ग्रोथ मूवमेंट है इनमें आपको पता है इनमें एक और मूवमेंट्स भी आती हैं, वो होती है टर्क। मैंने कहा था ओवरऑल प्लांट मूवमेंट मेन थीम ये है प्लांट मूवमेंट। अब उसमें डायरेक्शन की, ग्रोथ की स्पीड या डायरेक्शन को बदलना, इसी तरह आप वो गौर करें वो जो आपने कहा था अचानक जिस तरह सडन मूवमेंट ऑफ द, सडन चेंज इन द टर्गर प्रेशर, वो आपको बताया था आपने, बल्कि पुल्विनस के अंदर, पुल्विनस क्या होता है? पत्ते का वो पार्ट जो यानी पत्ता जहां से डंडी जुड़ी होती है उसके साथ वहां पे एक स्वालन पोर्शन होता है, उसको आप हाथ लगाएं, उसके अंदर से पोटाशियम आयन निकल जाते हैं, वाटर भी निकलता है और वो ऐसे हो जाता है, सही है। ये बेसिक बताने का मकसद ये है कि दीज आर, यानी प्लांट अपनी मूवमेंट शो करते हैं, पर वो मूवमेंट ये नहीं कि यहां से उठ के वहां चले गए, ऐसा नहीं होता। दे आइदर चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर ग्रोथ, very slow, they either change or they change the speed of their growth, or they suddenly they move some of the parts of their body, Venus flytrap, like sundew, pitcher plant, ये वो हैं जी, ये सारे touch me not plant और ये सारे के सारे they respond in this way। and the second बड़ा important है, वो रिस्पॉन्स एक लंबे फासले का रिस्पॉन्स है, दिखता आराम से है, पता लगता है। प्लांट कैन चेंज द पैटर्न ऑफ देयर रेगुलर एक्टिविटीज। स्ट्रेस आया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है जी, नाइट्रोजन ज्यादा हो गई है, जमीन की खाद आपने ऐसी डाल ली या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए या ऐसा गंदा पानी लगता है, जमीन के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा लग गई है। अब गंदुम को फसल इतनी लंबी हो जाएगी चावल की, पर उसको सिट्टे नहीं लगेंगे, लेट लगेंगे, समझ रहे बात को। पोटाशियम की कमी हो गई किसी पौधे, ठीक है, उसके अंदर पोटाशियम और मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल पूरा नहीं बनता, ठीक है। तो पौधे के जो पत्ते होते हैं उनका आम कलर ग्रीन से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा कम होता है, समझ रहे हैं ना बात को। यानी दे रिस्पॉन्ड, दे बेसिकली दे अल्टर दे। मैं देखे आपने बल्कि ये बात आपने पढ़ी थी, फोटो पीरियडिज्म पढ़ा है,
लाइट फोटोटैक्टिक मूवमेंट नहीं, फोटो पीरियडिज्म, लाइट नहीं फोटोट्रॉपिज्म भी नहीं, कि लाइट का ड्यूरेशन कितना है और उस पर फ्लावरिंग डिपेंड करती है, नहीं वो आगे पढ़ेंगे, वो इसी चैप्टर में है शायद, वो रिप्रोडक्शन में है। सही सही सही। वो बेसिकली क्या है कि देखिए आप गौर करें, एक पौधा है शॉर्ट डे प्लांट, सर्दियों के मौसम में वो फूल निकालेगा। अगर आप उसका दिन आप क्या काम करें, वो सर्दियों के मौसम में अगर जो उसकी रात है ना, उसमें 20-20 25-25 मिनट के बाद घंटे घंटे के लिए बल्ब बाल देना, वो पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये समझ रही ना, वो अपना उन्होंने एक पैटर्न था, उनका एक काम था, उनका एक जो नॉर्मल रूटीन की बॉडी एक्टिविटी थी, पर उन्होंने बदल दी ड्यू टू दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड। समझ रहे हैं बात को? तो ये है जी, यानी दूसरे नंबर पे क्या हुआ, ये दूसरी लाइन पढ़ना, बड़ी अच्छी लाइन है, क्या है मैं वही लिखना चाहता हूं। यहां पे 2 लाइनें लिखी हुई है ना, रेगुलेटिंग देयर, वैसे तो ये लाइन मतलब इस तरह तो नहीं थी, ऊपर वाली लाइन, फिर आप ऊपर वाली पढ़ चुकी हैं, दूसरी लिखनी है, दूसरी ये वाली, दे कंट्रोल, हाँ जी, ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट बॉडी फंक्शंस को रोक देना। फ्लावरिंग करनी है नहीं करनी, हाँ जी, सिट्टे लगने हैं नहीं लग रहे, हाँ जी, इसके अलावा लाइक और भी मुख्तलिफ काम है वो अपनी बॉडी के चेंज कर लेते हैं। इवन एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है सीड के अंदर वो रुक जाती है कई वजहों से, लाइक दिस इट इज़, बट ये एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। वैसे तो वो रेगुलर एक्टिविटी है रात को और दिन को, लेकिन अगर आप रात को उनको बल्ब बाल देंगे, रोशनी देंगे, तो स्टोमेटा खुले रहेंगे। समझ गए ना जी बात को? तो ये आपको लग गया पता कि दिस इज हाउ द प्लांट रिस्पॉन्ड। अब सवाल पैदा होता है, सर प्लांट, ठीक ये तो हमने कह लिया, ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा लाइक नर्वस सिस्टम है या ऐसा क्या है जो कि उनको इस बात पे उकसाता है और वो उसकी बुनियाद पे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक बात तो याद रखिएगा, प्लांट्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता, प्लांट्स का कोई दिमाग नहीं होता, उनका कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बट दे रिस्पॉन्ड, नो नर्वस कोऑर्डिनेशन बट दे रिस्पॉन्ड बाय दी हार्मोन्स, यानी कि प्लांट हार्मोन्स, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन। पर प्लांट हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स क्या है? नंबर 1 स्लो रिस्पॉन्स, सबसे मेन प्रॉब्लम भी यही है, स्लो रिस्पॉन्स। स्टिमुलस आ गया, हार्मोन रिलीज भी हो गया, अब ब्लड तो है नहीं जो उसको वहां दबा ले जाएगा, इवन ब्लड भी लेके जाए तो स्लो रिस्पॉन्स ही होता है, ठीक है, लेकिन वो डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से आहिस्ता 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 वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इसलिए उनका रिस्पॉन्स लॉन्ग लिव्ड जरूर होता है, लंबे अरसे तक रहता है, लेकिन वो स्लो होता है, वेरी स्लो। इवन इफ द हार्मोन इज रिलीज देयर इज अ डिले इन इट्स ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट एरिया। डिफ्यूजन की वजह मैंने कहा राम राम से आना है, कोई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है नहीं ना, सड़क नहीं बनी हुई, ठीक है, पैदल टूर के आना है। तो ये है दी स्लो रिस्पॉन्स, यानी प्लांट हार्मोन है तो सही लेकिन स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। अब प्लांट हार्मोन बड़े सारे हैं और उन सारों के बारे में से कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर में, अभी वो टॉपिक आए नहीं है। लेकिन अब देखते हैं जी, फर्ज किया कि प्लांट अपने हार्मोन को शो कराते हैं, तो कब हम इसमें 2 एग्जांपल्स लेते हैं। वैसे एक तो वो डिफेंस की है और दूसरी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की है। मुझे ये असल में छोटी छोटी लाइनें हैं, 2-2 4-4 थोड़ा हिंट दे के आपको जस्ट एक चीज़ से गो थ्रू कराने की कोशिश की गई है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या हो सकता है? प्लांट के ग्रोथ के लिए जो सामान चाहिए, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर शरीफ, वो नहीं मिल रहा, टेम्परेचर प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, वो अगर चीज़ प्लांट को ना मिले तो प्लांट जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे आप गौर करें तो आपने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। पहली एग्जांपल्स क्या है जी, कि अगर प्लांट को लाइट के बगैर ग्रो कराया जाए तो वो क्लोरोफिल ही प्रोड्यूस नहीं करते, और इस कंडीशन को हम एट्यूलेटेड प्लांट कहते हैं, एट्यूलेशन कहते हैं। और एक दूसरी कंडीशन भी ये है कि अगर प्लांट के ऊपर अगर उनका क्लोरोफिल ना बने और वो येलो कलर उनका हो जाए। अब देखें ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, देखिए गौर करें। पहली लाइन को अगर आप पढ़े ना, इफ द प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट लाइट दे बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड फेल टू फॉर्म द क्लोरोफिल।
वो पौधे लंबे हो जाते हैं और उनके ऊपर उनके बेसिकली क्लोरोफिल उतना उनके अंदर बनता नहीं है, लेकिन इसमें लाइट की वजह से है, लाइट की वजह से। और अगर यही काम किसी मैग्नीशियम की वजह से हो या किसी और चीज़ की कमी की वजह से हो तो वो पौधे वो फिर क्लोरोसिस है, क्योंकि मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। आपने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पढ़ी, ये सेकंड ईयर है ना, हाँ फर्स्ट ईयर में आपने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है कि उसमें मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड एज अ सेंट्रल एटम। अगर वो नहीं है तो फिर आप देख लें, समझ गए जी बात को। तो ये क्लोरोसिस और उसका थोड़ा सा एक फर्क है। अब गौर करें तो जो प्लांट्स हैं वो इन्वायरमेंटल पैथोजेंस उनको भी रिस्पॉन्ड करते हैं, डिजीजेस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स तो आपको पता है, एनिमल्स तो डिजीजेस को बड़े सीवियर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और आपको पता है उस सारी कंडीशन का इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको। लेकिन प्लांट्स किस तरह से बिहेव करते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो फर्ज कुछ तो प्लांट डिजीजेस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, लाइक वो फंगस की वजह से ये होती है जी और वो होता है, ठीक है। कुछ प्लांट डिजीजेस में से फर्ज किया एक डिजीज मैं आपको बताता हूं, दे आर द गाल्स, और एक है जी, एक है वूंड यानी कैलस, ये डिजीज है और ये नहीं। देखें प्लांट ने क्या किया, आपने एक कील मारा एक दरख्त के अंदर, मोटा सा ठोक दिया और फिर निकाल दिया कील, वो जो जगह बची वो सुराख बचा, 10 दिन बाद आप उसे 20 दिन बाद देखने गए वो सुराख भर चुका था, क्योंकि प्लांट में इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स होते हैं। ये एक दरख्त था, आपने उस दरख्त को थोड़ा सा किया डैमेज, यहां से आपने उसको कट लगा दी। अब यहां पे कुछ दिन बाद आप जाके देखेंगे तो सेल्स का एक बिल्कुल बेतरतीब सा गुच्छा ये यहां पे बना होगा, इसको कैलस कहते हैं। कैलस की सिंपल डेफिनेशन होती है दी एमॉर्फस मैस, जिसकी कोई शक्ल ना हो, ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स। ठीक है, टिश्यू कल्चर में भी आपने ये बात पढ़ी थी कि टिश्यू कल्चर में भी पौधों के वो कैलसिस बन जाते हैं। हसन समझ आ रही है? कोई पॉइंट हो तो दरम्यान में पूछ लेना। तो कैलसिस आर बेसिकली आइदर दे आर ड्यू टू द इंजरी और दे आर इंड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। सही है, कैलसिस आर आइदर, और ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। प्लांट जो इसमें जो सेल्स होते हैं वो ये नहीं कि ये वाला ये वाला, वो एक जनरल सी एक ही कैटेगरी के होते हैं, सारे सेल्स एक जैसे होते हैं और उनकी कोई ख़ास तरतीब कोई ख़ास शक्ल भी नहीं होती। और या तो प्लांट को जब कट लगे इंजरी हो तो वो बनते हैं, या फिर दे आर इंड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। और गाल्स आर प्लांट ट्यूमर्स, ये खास किस्म के प्लांट ट्यूमर है कि प्लांट सेल अंधाधुंध ग्रो करना शुरू कर देते हैं, एंड दे आर इंड्यूस्ड बाय पैरासाइट्स एंड दे आर मेड अप ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड दे हैव अ पर्टिकुलर शेप। सही है जी, इनकी शेप भी होती है, दे आर डिफरेंशिएटेड भी होते हैं और दे आर इंड्यूस्ड बाय पैरासाइट्स। ठीक है जी, ये है जनाब अली दी गाल्स और कैलसिस में फर्क। यस, दे आर टॉक्सिन्स। यस, सही है जी, क्लियर होगी गल। ये है जनाब हमारे पास प्लांट जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने एक जनरल सा प्लांट मूवमेंट हमने पहले पढ़ ली थी, प्लांट हार्मोन्स हम बाद में पढ़ेंगे, और प्लांट का जनरल बिहेवियर अगर आप गौर करें तो अभी तक हमने जो बात की है कि प्लांट रिस्पॉन्ड करते कैसे हैं और प्लांट रिस्पॉन्ड किस चीज़ की मदद से करते हैं, और एक दो रिस्पॉन्सेज की एग्जाम्पल भी दे दी। बस ये असल में आज के लेक्चर का थीम था, इसका इंट्रोडक्शन। सही है जी। और अगर हम गौर करें तो नाउ द मेन टॉपिक ऑफ टुडे इज द बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड बायोरिदम्स। एक मैं आपको बात बताऊं, जिंदा चीज़ों के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो एक ख़ास टाइम के बाद हमेशा रिपीट होती हैं। देयर आर सर्टेन body functions in the plants and animals or everything which are repeated after a certain special period of time, and they are called as, yani the activities which are repeated after regular या at regular
इंटरवल्स। ये दो तरह के होते हैं। अगर आप गौर करें तो ऐसे एक्टिविटीज जो एक दिन के, जो सर का मतलब सर्कुलर रिपीट होना, सर्केडियन, ऐसे रिदम्स जो 24 आवर्स के बाद रिपीट हो जाते हैं। और फिर दूसरे होते हैं सर्क एनुअल, जो कि 365 डेज इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। सही है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ऐसा क्यों होता है, पहली बात तो यह है, और दूसरी बात इसका मैकेनिज्म क्या है, दूसरी बात ये है, और तीसरी बात क्या इन्वायरमेंट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, फर्ज किया, यह एक लाइन है बड़ी इंटरेस्टिंग, पहले इसको मैं रीड ही कर देता हूं। द ऑर्गेनिज्म कम अक्रॉस इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट आर द साइक्लिक इन नेचर एज द डेज, टाइड्स एंड सीजन्स। Many organisms maintain internal rhythms or clock to predict the onset of the periodic changes and keep them prepared for these changes. अब अगर गौर करें तो आप देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है जी इंटरनल बॉडी और ये है जी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब आपको पता है इन्वायरमेंट के अंदर दिन रात भी चल रही होती है, सीजन्स भी चल रहे होते हैं, मौसम मतलब क्लाइमेट का एक पैटर्न पूरे साल का होता है कि जी अब लंबे दिन आ गए, अब छोटे दिन आ गए, जी ठंड आ गई तो गर्मी आ गई, तो ये हो गया तो वो हो गया। सही है। इन्वायरमेंट के अंदर असल में ये यानी दी चेंजेस हो रही होती हैं, और आपको पता है चेंजेस इन द इन्वायरमेंट आर साइक्लिक। ऐसे है ना, हर साल बाद ही बाहर आती है ना, हर दिन के बाद एक रात आ जाती है ना, तो यानी ये समझ रहे हैं ना आप बात को। तो हर एक चीज इन्वायरमेंट के अंदर एक खास टाइम पे हो रही होती है। अब दो काम हो सकते हैं, या तो इंटरनल बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम है जो कि बाहर की हुई चेंज को रिसीव करता है और अंदर के फंक्शन को अल्टर कर देता है, बदल देता है। सही है। अब साफ जाहिर है बाहर 24 घंटे बाद चीज रिपीट हो जाती है तो अंदर भी 24 घंटे बाद चीज रिपीट हो जाएगी। नहीं समझ आई? मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। वो 24 घंटे वाले इंटरवल पे नहीं है, वो वैसे जनरल इंटरवल पे है। प्लांट के अंदर एक केमिकल होते हैं जिनको हम फाइटोक्रोम्स कहते हैं, फाइटोक्रोम कहते हैं, या आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। फाइटोक्रोम वो ऐसे विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स होते हैं। सही है। वो एक पिगमेंट है, वो दिन के टाइम रेड लाइट को जज़ब करता है और दूसरे पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा पिगमेंट रात के टाइम फार रेड लाइट को जज़ब करता है और वो इसमें पहले में आ जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के हों तो ये इसमें जितना कन्वर्ट हुआ है वापसी को ये भी इसमें इतना कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दिन बड़ा हो गया तो ये ज़्यादा इसमें कन्वर्ट होगा और रात के टाइम ये ज़्यादा मौजूद होगा। समझ रहे हैं ना? ये है क्लॉक, यानी बाहर की चेंज अंदर से सेंस हो रही है और अंदर की एक्टिविटी उसकी वजह से क्या हो रही है? अल्टर हो रही है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये अगर आप पहली लाइन पढ़ें तो बायोरिदम्स कुड बी द इफेक्ट ऑफ क्या? नंबर 1, देयर मे बी अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंटरनल इन्वायरमेंट। इधर देखें, यहां इंटरनल बॉडी है, ये बाहर की चेंज को डायरेक्ट रिस्पॉन्स करती है। अब चूंकि बाहर की चेंज खुद साइक्लिक है तो अंदर का फंक्शन भी साइक्लिक ही हो जाता है। बेटा समझ आई? पक्की बात है, ठीक है। ये वाली बात, लाइन यहां पे इतनी लिखी हुई, देयर मे बी अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द साइक्लिक चेंज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दिन रात में कन्वर्ट हुआ, बॉडी के अंदर भी वही फीचर्स आने शुरू हो गए। अब बार बार 24 घंटे बाद ही रात आनी है तो ऑब्वियसली वही सारे फीचर्स आते जाएंगे, फंक्शन बदलते जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी बात होती है अंदर कुछ ऐसा हो, मसलन ये वाला रिस्पॉन्स अब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल that is repeated after every 28-29 days. That does not depend upon the environment. पर फर्ज किया अगर एक फीमेल का साइकिल दैट इज ऑन द 1 तारीख, पहली तारीख या 2 तारीख या फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, देन एवरी टाइम इट इज गोइंग टू द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। हम ये सोच सकते हैं कि ये वाला जो साइकिल है दैट इज हर 5 तारीख या यकम से लेकर 5 के दरमियान में, पर वो चीज एक्चुअली अंदर से रिपीट हो रही है
अंदर ही उसका मैकेनिज्म है, बाहर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बाहर भी चूंकि वही चीज से टाइम से चीजें रिपीट हो रही हैं, तो हम उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं कि शायद ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। समझ नहीं आई? देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट में काम चल रहा है और फर्ज किया वो दूसरे दिन में रिपीट होता है कोई चीज, तीसरे दिन में कोई रिस्पॉन्स रिपीट होता है, तो या हर वीक के बाद फर्ज किया हर मंडे के मंडे एक बंदे को फर्ज किया नाक से कोई चीज उल्टी आ जाती, मैं नाक से उसको खून आ जाता है, फर्ज किया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक जनरल सी बात है, ऐसा है नहीं, ठीक है, हर मंडे के मंडे, तो हम ये इसको रिस्पॉन्ड कर, हालांकि वो उसकी इंटरनल किसी वजह से आता है, क्या पता वो संडे वाले दिन कुछ ऐसा खाता हो कि मंडे वाले दिन उसकी नाक से खून आता हो, पर हम उसको ये समझेंगे कि इंटरनल चेंज है, लेकिन हम समझेंगे कि ये मंडे की वजह से है। समझ रहे हैं? यानी स्कूल का स्ट्रेस और ये वो है, सही है। यानी दूसरी वजह बायोलॉजिकल क्रॉस की ये हो सकती है कि चीज इंटरनली फंक्शन में रिपीट हो रही है, पर हम उसको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, और वो हम नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज्ड होती है महीने के इंटरवल पे या 6 महीने के इंटरवल पे या साल के इंटरवल पे। और लास्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सही है? ये है जनाब वाली वजह, और ये है वो सारा कुछ। आज मैंने बोर्ड कम यूज किया और डायरेक्ट, कोई सवाल है तो प्लीज पूछिएगा।